ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। कोविड जैसी महामारी और वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों ने देशों के सामने कई आर्थिक चुनौतियों को पेश किया है, लेकिन भारत में आर्थिक वृद्धि दर को बेहतर बनाए रखने के लिए जो कदम सरकार द्वारा बीते वर्षों में उठाए गए हैं, उनसे देखा गया है कि विभिन्न योजनाओं से जहां लोगों और उद्योगों को एक आर्थिक लाभ मिला है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन बढ़ा है, निर्यात बढ़ा है और जिससे भारत अपनी एक संतुलित आर्थिक दर बरकरार रखने में सक्षम रहा है। मिस्टर शर्मा, कल वित्त मंत्री के जो वाशिंगटन डीसी में जो अटलांटिक काउंसिल का एक कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में जो उन्होंने संबोधन दिया, उसकी कुछ बातों से ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि जब महामारी आई तो सरकार ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था बहाल करने के लिए मूलभूत ढांचे में निवेश की जरूरत है और इस मामले में सरकार ने काम किया। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि 80 करोड़ लोगों को देश में अनाज वितरित किया गया, दालें वितरित की गई मुफ्त में। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से सरकार ने कोई अतिरिक्त कोविड कर नहीं लगाया लोगों पर, जिससे कि लोगों पर अतिरिक्त भार नहीं हुआ। तो जो कोविड के समय में सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए, वो किस तरह से आज हमारे सामने एक नतीजा बनकर आए हैं कि भारत की जो अभी आर्थिक वृद्धि दर है, वो एक संतुलित है और बेहतर है। जी बिल्कुल, आपने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात की है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं सिद्ध हुई हैं, क्योंकि एक ऐसा डिफिकल्ट टाइम था जो मार्च 2020 से शुरू हुआ, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को। तो उसके बाद ये नहीं पता था कि अब इकोनॉमी कब खुलेगी और इकोनॉमी की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो गिरावट में कहाँ पे जाके थमेगी, क्योंकि अनुमान ये थे कि शायद भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 10%, 15% या फिर 20% भी नेगेटिव हो सकता है पूरे साल के लिए। तो उस टाइम पे सरकार ने जो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, सबसे पहले सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया, जो एक बैकबोन है इकोनॉमी की। उसके लिए किसानों के लिए सरकार ने एलोकेशन की। उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने एलोकेशन की। उसके बाद सरकार ने फिर आत्मनिर्भर भारत की जो परियोजनाएं हैं उनके ऊपर फोकस किया कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 तक सरकार ने काफी अनाउंसमेंट्स की और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसको सरकार ने टच नहीं किया, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो सोशल सेक्टर सेटअप हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो। हर एक सेक्टर को सरकार की तरफ से जितना भी उस टाइम पे जरूरत थी, जितनी भी देखा जा रहा था कि जिसके मद्देनजर वो सेक्टर जो है आगे सस्टेन कर सकता है, उतना ही सरकार ने प्रयास किया कि उसको सपोर्ट किया जाए। तो उसी का नतीजा ये था कि हम बहुत जल्दी ही उस महामारी से रिकवर कर पाए। तो एक बहुत बड़ी चीज थी, जबकि दूसरी अर्थव्यवस्थाएं थी वो बहुत ही तेज गति से डिसेलरेट हुई और उनके जो ग्रोथ रेट हैं वो अभी भी प्रभावित है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है उसकी एक बेसिक स्ट्रेंथ, जो एग्रेरियन इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, वो वाकई में ही उस टाइम पे प्रूव किया कि एक एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो सकती है। हमारा एक एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव में रहा उस टाइम पे भी। ये भी एक बहुत ही हमारे लिए सरप्राइजिंग भी था कि लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे किसानों ने भरपूर प्रयत्न किए कि अपनी जो खेती बाड़ी थी उसको अच्छे से ध्यान में रखा, बल्कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट में भी फैसिलिटेट किया। एक्सपोर्ट्स भी उस टाइम पे $40 अरब का हमने एक्सपोर्ट किया एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स में। जो आने वाला वर्ष है, जिस वर्ष में अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें अभी हैं, उसके लिए भी हमारी जो ग्रोथ फोरकास्ट है दैट इज ऑल्सो फास्टेस्ट इन द इकोनॉमिक होल वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। 8% के ऊपर हम ग्रो करेंगे। बिल्कुल मिस्टर शर्मा, आपने जैसा कि IMF की जो आंकड़े हैं, अनुमान है, उनका जिक्र किया और इसी तरह से पिछले दिनों विश्व बैंक ने भी भारत की 8% की वृद्धि दर का अनुमान जताया था। हालांकि ये संस्थाएं अपने जो पहले के जो अनुमान थे उनसे वृद्धि दर में मामूली सी कमी की संभावना जताई है, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम देखें तो वो भी 8% और देशों की तुलना में एक अच्छी खासी प्रगति दर्शाती है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अप्रैल महीने में 2022 की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसकी रिपोर्ट के हवाले से देखें तो हमारी जो एक आर्थिक वृद्धि दर की जो अनुमान था 2022-23 के लिए, वो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान हमने 7.2 जताया था, उसकी अपेक्षा की थी, जो कि IMF और विश्व बैंक से थोड़ा सा कम है। लेकिन हमने देखा कि जो RBI हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, वो जिस तरह से ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पीछे
आप मुख्य जो कारक हैं वो कौन से देखते हैं? हर एक फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अपने अनुमान होते हैं। वो कई बार एग्रीकल्चर को देखते हैं कि इसमें कितना ग्रोथ आएगा, सर्विसेज है, टूरिज्म सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग है और एमएसएमईज हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हम भी फोरकास्ट करते हैं, पीएचडी चैम्बर का अनुमान हमने पहले ही 8 तारीख को इस साल के लिए अपने आंकड़े जारी किए, जिसमें हमने अनुमानित किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था इस साल में 8.1 से लेके 8.3 के बीच रह सकती है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल इन लाइन विद द आईएमएफ फोरकास्ट है जो कल आया है। तो हमारा अनुमान है कि एक तो हमारी जो स्ट्रेंथ है अभी, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन चुका है। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर भी, जैसे मैंने जिक्र किया था कि कोरोना के पीरियड में हमारा लगभग 42-43 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, और अभी का जो लास्ट ईयर, अभी जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, इसमें हम 50 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर पाए हैं एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग में, जो कि मैं समझता हूं कि आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट है। हमारे पास एक भरपूर संभावना भी है और जिसके ऊपर हम आने वाले टाइम में बहुत रोजगार भी पैदा कर सकते हैं और अपनी उत्पादित जो क्षमता है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेजर जो ग्रोथ ड्राइवर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर वापस, जैसे कि हम बहुत सारे सालों से सोचते आए हैं कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तभी मैन्युफैक्चरिंग में रफ्तार आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि जो ज्यादातर डिपेंडेंसी है लगभग 50% के ऊपर अभी भी लोग जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस भरपूर प्रयत्न के साथ अच्छे से ग्रो कर रहा है तो डिमांड स्वाभाविक है, और आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग की जो डिमांड है वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब इनकम्स बढ़ेंगी 50% लोगों की जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इकोनॉमी में डिमांड भी आएगी। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक जो वर्चुअस साइकिल है वो स्ट्रांग बनेगा और इकोनॉमी अपना तेज गति से जो इसकी रफ्तार है, जो एक्सपेक्टेड है कि हम डबल डिजिट में ग्रो करें, वो कुछ ही वर्षों में होने वाला है, हमारा ये अनुमान है। बिल्कुल। और बीते वर्षों में जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान है उसका जिक्र किया, वोकल फॉर लोकल, इसी तरह से उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की भी चर्चा कर सकते हैं। साथ में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने कई योजनाएं जारी की, और पिछले सालों में ये कदम बड़े महत्वपूर्ण रहे, न सिर्फ रोजगार के सृजन में बल्कि साथ साथ में भारत की आर्थिक क्षमता के लिहाज से भी। और अभी आपने बढ़ते निर्यात का जिक्र तो किया ही कि किस तरह से भारत एक अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है बढ़ते निर्यात में, तो किस तरह से ये उपलब्धियां भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसे सरकार ने अभी कुछ ही वर्ष पहले रिफॉर्म्स की हैं कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% है, इफेक्टिव रेट 17% है, जो कि लोएस्ट है वर्ल्ड में। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो उद्योग है, कारोबारी हैं, वो बहुत आकर्षित हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना में हमारे 2-2.5 साल वेस्ट हुए, जिसमें कि नए उद्योगों के लिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है। तो अभी एक समय है जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं हमारे वापस वो प्रफुल्लित हुए हैं। हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न भारत में है, और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में संभावनाएं हैं, जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स है वो लोएस्ट है, और तीसरा जिस तरीके से सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया है, रिफॉर्म्स की हैं, हम 144 से 63 रैंक पर आ गए हैं। तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि फोकस करने की बस जरूरत ये है कि हम इन रिफॉर्म्स को जो सरकार ने की है उनको स्टेट लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। इसका अवेयरनेस होना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। खासकर जो स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, जो सिंगल विंडो सिस्टम है, उसके ऊपर और फोकस हो, सो दैट के जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक्चुअल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बन के ग्राउंड लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे परकोलेट हो जाए, जिससे कि कारोबारी सामने आए। मैं समझता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग में संभावनाएं हैं वो शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं, और हम उसमें अच्छे से फोकस करके आगे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारी जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल इकोनॉमी है, वो बहुत जोश में है। आने वाले टाइम में डिमांड क्रिएट होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे, स्टार्टअप्स हमारे ऑलरेडी स्टीम्ड हैं, तो सर्विसेज सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आती है। आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि फोकस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर ज्यादा हो जाएगा और जो रिफॉर्म्स हैं वो वाकई में ही एक फैक्ट्री लेवल तक पहुंच जाएंगी, तो हमारे लिए डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। अपेक्षा हम करते हैं कि उस डबल डिजिट ग्रोथ को हम इस बढ़ती आर्थिक प्रगति से जल्द ही देख पाएं, और जैसे कि सरकार ढांचागत विकास की ओर फोकस कर रही है, एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सरकार ने अपने बजट में पिछले 2 साल से बड़ा प्रावधान किया है। तो इन सभी वजहों से लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छी आर्थिक वृद्धि दर की ओर भारत बढ़ेगा। मिस्टर शर्मा, आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे भारत की बढ़ती आर्थिक वृद्धि दर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक
एसपी शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।